हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि आर एल सी ये तीनों का बिहेवियर जो है अलग अलग देखा था हमने कि कैसा होता है, और उसको अगर हम समराइज करें तो हमने क्या देखा था कि किसी रेजिस्टेंस के लिए, है ना, ये कोई रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर वी आर है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी आर है, और इसमें करंट अगर फ्लो आई आर हो रहा है तो इस वी आर और आई आर के बीच का फेज एंगल क्या होता है, जीरो होता है। मतलब अगर हमने रेफरेंस पे इस वोल्टेज वी आर को रखा है ना, वी आर अगर हमारा कहाँ है, रेफरेंस पे है, तो आई आर भी इसी के फेज में होगा, है ना। वी आर और आई आर क्या होगा, एक ही फेज में होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई इंडक्टर कंसीडर करते हैं, ये क्या है, एक इंडक्टर है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R था, ये इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस क्या है, L है, ठीक है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज VL है, ठीक है। इसमें करंट कितना पास हो रहा है, करंट इसमें IL पास हो रहा है, ठीक है। तो VL और IL के बीच रिलेशन क्या होगा, अगर इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये रेफरेंस है ना, रेफरेंस है। अगर रेफरेंस के साथ हमने VL ड्रॉ किया तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 90 डिग्री से लैग करेगा। कितने डिग्री से लैग करेगा, तो 90 डिग्री से लैग करेगा। IL कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे IR बराबर क्या होगा, IR बराबर रेजिस्टेंस में VR अपॉन रेजिस्टेंस R होगा, जबकि यहाँ पे IL इक्वल टू होगा VL अपॉन XL, ठीक है। जहाँ पे XL का वैल्यू क्या है, जहाँ पे XL का वैल्यू है ओमेगा इंटू L। ओमेगा क्या है, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज विच इज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर L, ठीक है। L के अक्रॉस जो भी वोल्टेज VL अप्लाई कर रहे हैं तो ये साइनसोइडल होगा, और ये साइनसोइडल का फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, साइन ओमेगा टी, है ना, तो ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर हम कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं, क्या है हमारे पास, एक कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, VC है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है जी, VC है ना। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, IC फ्लो कर रहा है। तो इसके बीच क्या रिलेशन होता है, VC और IC में, जो करंट है कैपेसिटर का वो लीड करता है किसको, वोल्टेज को, बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो करंट इसमें क्या करेगा, वोल्टेज को लीड करेगा। सपोज करो कि हमने रेफरेंस पे किसको रखा है, वोल्टेज को रखा है, किसके क्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा कैपेसिटर के थ्रू वो 90 डिग्री से लीड करेगा। मतलब IC कहाँ पे होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस IC का वैल्यू कितना होगा, इस IC का वैल्यू होगा VC अपॉन XC, जहाँ XC को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद है क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है XC इक्वल टू 1/ωc, ठीक है। हमने इतना ही पढ़ा था। रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा था कि ये वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होता है, ठीक है। इंडक्टर के बारे में क्या पढ़ा था कि करंट वोल्टेज को लैग करता है 90 डिग्री से, या वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है। अगर इसको हम देखें तो इससे क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लीडिंग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लैगिंग। करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। वोल्टेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, देखो इधर, है ना, तो ये लैग कर रहा है और करंट हमारा लीड कर रहा है। हमने अभी तक इतना पढ़ा था। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनको आपस में कंबाइन करना है। किसको किसको कंबाइन करना है, वोल्टेज को कंबाइन करना है, वोल्टेज को नहीं, मतलब ये रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है इंडक्टर के साथ, फिर रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है कैपेसिटर के साथ। तो रेजिस्टेंस को इंडक्टर के साथ कंबाइन करेंगे तो RL सर्किट बनेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के साथ कंबाइन करेंगे तो RC सर्किट बनेगा। और तीनों को अगर कंबाइन करेंगे सीरीज में, अभी हम सीरीज का बात करें, फिर पैरेलल का ही बात करेंगे, ठीक है। तो इसको सीरीज में, तो सीरीज RL सर्किट, कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करेंगे तो सीरीज RC सर्किट, और तीनों को अगर आपस में कंबाइन कर दें तो सीरीज RLC सर्किट बनेगा, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। पहले RL सर्किट देखेंगे,
फिर RC सर्किट देखेंगे और फिर RLC सर्किट देखेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। पहले हेडिंग दे देते हैं RL सर्किट, मतलब रजिस्टर को किसके साथ लगाना है, इंडक्टर के साथ लगाना है और देखना है कि इसका बिहेवियर सर्किट में कैसा होगा। ठीक है, तो इंडक्टर हम पढ़ ही चुके हैं, रजिस्टर भी पढ़ चुके हैं, अब क्या है दोनों को कंबाइन कर देना है, और तो कुछ है नहीं। चलो देखते हैं। तो जो सर्किट RL सर्किट बनेगा, है ना, क्या बनेगा, RL सर्किट, RL सर्किट, RL सर्किट कैसा होगा देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक रजिस्टर होगा, ठीक है, और इसी के सीरीज में क्या कनेक्टेड होगा, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, इधर फेजर डायग्राम कंबाइन करने में सहूलियत होगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर बनाओ, ये रजिस्टर है ना, और इसके साथ ये इंडक्टर, और इसके साथ कंबाइन सोर्स अप्लाई होगा, वोल्टेज सोर्स VS। क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, VS। इसका एंगल क्या है, फाई। ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा I। ठीक है, इसमें क्या करंट फ्लो होगा, I। अब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, R है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR है। ठीक है, ये इंडक्टेंस इसका कितना है, L है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है जी, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VL। ठीक है, अगर इसका इंडक्टेंस L है तो रिएक्टेंस कितना होगा, XL होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा L होगा। ठीक है, अब हमको क्या पता है, हमको जो पता है वो चीज लिख लेते हैं। हमने जितना वोल्टेज अप्लाई किया, हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया वो कहाँ कहाँ ड्रॉप हुआ, वो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ और इस इंडक्टेंस में ड्रॉप हुआ। कहाँ ड्रॉप हुआ, इस रेजिस्टेंस में और इस इंडक्टेंस में। ठीक है, तो जो हमारा वोल्टेज VS है ना, जो हमारा वोल्टेज VS है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा VR के और प्लस VL के। ठीक है, तो क्या डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं, इसके ये साइनोसॉइडल क्वांटिटी है ना, तो ये वोल्टेज भी साइनोसॉइडल है, इसके अक्रॉस ही वोल्टेज जो है वो भी क्या है, साइनोसॉइडल है। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो फेजर एडिशन होगा। कैसा एडिशन होगा, वो फेजर एडिशन होगा। अच्छा, यहाँ से जो करंट निकला वही करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, वही करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, वही करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। तो पूरे में करंट का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू सेम है, मतलब I इक्वल टू क्या है, यही I सोर्स में फ्लो हो रहा है, इस सोर्स से फ्लो हो रहा है IS, यही करंट रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है IR, यही करंट इंडक्टर में फ्लो हो रहा है IL। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है और सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। तो सीरीज में करंट का वैल्यू बराबर होता है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि अब हम सर्किट को कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने ये देखा कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, हमको क्या करना है, फेजर सम निकालना है, किसका, VR और VL का। तो VR और VL को पहले फेजर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे और फिर उसका हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फेजर डायग्राम में ड्रॉ करने से पहले ये सोचना है कि हम रेफरेंस पे किसको रखें, है ना। रेफरेंस पे जैसे VR, वहां पे क्या VR को रख रहे थे, VL को रख रहे थे, लेकिन रेफरेंस जो होगा वो सबके लिए तो कॉमन होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो कॉमन चीज है, ठीक है, इसमें क्या है, जो भी कॉमन चीज है उसको हम रेफरेंस पे रखेंगे। तो क्या कॉमन है, ये जो I है ये सबसे फ्लो कर रहा है ना, ये I सभी से फ्लो कर रहा है, तो I को हम रेफरेंस में रखेंगे, इतना पता चल गया। अच्छा, अगर इसका इंडिविजुअल फेजर बना के देखें, I को रेफरेंस पे रख के, ठीक है, I को हमने कहाँ रखा, रेफरेंस पे, ये हमने रखा I को रेफरेंस पे। तो हमको क्या पता है कि जो हमारा इंडक्टर है ना, जो हमारा रजिस्टर है, उसमें करंट और वोल्टेज क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो I अगर इधर है तो VR भी किधर होगा जी, इधर ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ इसके बारे में। इसके बारे में क्या पता है कि करंट जो है वो वोल्टेज को लैग करता है, मतलब वोल्टेज जो है वो क्या करेगा, करंट को
लीड करेगा। तो करंट को अगर हम रेफरेंस पे रखते हैं तो वोल्टेज हमारा क्या करेगा, ये लीड करेगा। ठीक है, अगर हम करंट को कहाँ रखेंगे, रेफरेंस। इंडक्टर के केस में अगर हम करंट को रेफरेंस पे रखेंगे तो वोल्टेज हमारा लीड करेगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट है वही सब में फ्लो कर रहा है, इसीलिए करंट को हम रेफरेंस पे रख रहे थे। अब इसका सेपरेट फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिसमें VR और VL दोनों हो। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया, रेफरेंस। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, इसी डायरेक्शन में हमारा करंट है I है। ठीक है, VR जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। VR करंट और वोल्टेज दोनों क्या होता है, सेम फेज में होता है रेजिस्टेंस के केस में। और इंडक्टर में वोल्टेज करंट को लीड करता है, करंट लैग करता है और वोल्टेज क्या करता है, करंट को लीड करता है। कितने डिग्री से, तो 90 डिग्री से। तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, VL। ये क्या हो गया हमारा, VL हो गया। अब हमें फेजर डायग्राम मिल गया, मतलब वेक्टर मिल, एक तरफ फेजर क्या है, एक तरह का वेक्टर है, तो वो हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसका एडिशन करना है। तो क्या करेंगे, VR के पैरेलल यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम एडिशन होता है। और VL के पैरेलल यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये जो डायगोनल होगा यही रिजल्टेंट होगा किसका, इसका और इसका, है ना। यही भी जो है यही रिजल्टेंट होगा किसका, इस दोनों का। अब यहाँ पे देखो एक तरह का ट्रायंगल नहीं बन गया, है ना। यहाँ से यहाँ पे इसको रखो तो ये क्या, एक तरह का VL है, तो ये क्या, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ये ट्रायंगल जो है यही कहलाता है हमारा वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, देखो इधर भी वोल्टेज, इधर भी वोल्टेज, इधर भी वोल्टेज, तो तीनों तरफ क्या है, वोल्टेज ही वोल्टेज है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वोल्टेज ट्रायंगल, जिसमें ये हमारा क्या है जी, VR है, ये हमारा क्या है, VL है, और ये नेट वोल्टेज इसका रिजल्टेंट ये क्या है, V है। ठीक है, ये करंट जो है इस वोल्टेज को लैग कर रहा है। ये जो करंट है ये नेट वोल्टेज जो VS हम अप्लाई किए हैं, है ना, ये जो VS सप्लाई वोल्टेज जो हम अप्लाई किए, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के ही बराबर है। तो ये जो वोल्टेज है इससे ये करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितने डिग्री से लैग कर रहा है, मान लेते हैं कोई एंगल फाई से लैग कर रहा है। क्या कर रहा है, ये फाई से लैग कर रहा है। तो इसीलिए हमने VS को फाई लिख दिया था। ये इसको हमने क्या माना है, रेफरेंस माना है। तो इसका फेज एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ये है, तो ये कितने एंगल पे है, +5 पे है, तो ये फाई हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा क्या मिला, ये हमारा वोल्टेज ट्रायंगल मिला जहां पे ये एंगल क्या है, फाई है। अब इस ट्रायंगल से हम इसके मैग्नीट्यूड में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, VS स्क्वायर इक्वल टू, पैथागोरस थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और VS इज इक्वल टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई भी देखकर बोल सकता है कि हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये फेज एंगल फाई कितना होगा, तो फेज एंगल फाई देखो tan फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VL बाय VR। tan फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VL बाय VR। तो फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स VL बाय VR। ठीक है, इसको कॉस के टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VR बाय VS। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स VR बाय VS। साइन के टर्म में भी लिख सकते हो, साइन फाई इक्वल टू क्या, VL बाय VS। तो साइन फाई इक्वल टू VL बाय VS, तो फाई इक्वल टू साइन इनवर्स VL बाय VS। तो जिसके टर्म में लिखना चाहे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इसको हम इमेजनरी टर्म में, VS को हमने मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा है, इसको हम कॉम्प्लेक्स टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो
वर्टिकल एक्सिस को हम क्या इमेजनरी एक्सिस कह सकते हैं, और जो रेफरेंस एक्सिस है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रियल एक्सिस कह सकते हैं। तो ये वाला टर्म जो है ये क्या हो गया, रियल टर्म हो गया, और ये वाला टर्म VL क्या हो गया, हमारा इमेजनरी टर्म हो गया, और इसी दोनों का सम हमारा क्या है, VS है। ठीक है, तो VS इक्वल टू, अगर हम कॉम्प्लेक्स में लिखना चाहें तो VS इक्वल टू लिख सकते हैं VR रियल टर्म प्लस J टाइम्स VL। क्या लिख सकते हैं, VS इक्वल टू VR प्लस J टाइम्स VL। ठीक है, तो ये वोल्टेज का बात हुआ। अब हम बात करते हैं एक जो चीज हम इस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए हमको पता है, क्या पता है, देखो यहाँ पे VS इक्वल VR इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। VL इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू XL। ठीक है, यही होता है। अब अगर हम यहां से R अगर निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, VR अपॉन I, और यहां से अगर हम XL निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, VL अपॉन I। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मतलब, और इस ट्रायंगल में अगर हम I से डिवाइड करें VL में तो ये क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। इसमें अगर हम I से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। मतलब ये जो साइड है VL था वो XL में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो साइड VR था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह का यहाँ पे भी एक टर्म होता है कि अगर इसको तुम I से डिवाइड कर दो, नेट वोल्टेज बाय नेट करंट अगर हम लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये Z कहलाता है, Z इज इम्पिडेंस। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे VS को भी लिख सकते हैं, VS इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना, सिमिलर वे में VS भी लिख सकते हैं, VS इक्वल टू I इंटू Z। और Z क्या है, Z इज टोटल इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट। ठीक है, Z को क्या बोलेंगे, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। इसका भी यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज ओम। इसका भी यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज ओम। और इसका बिहेवियर भी कैसा होगा, रेजिस्टेंस के जैसा होगा। इसका बिहेवियर कैसा होगा, रेजिस्टेंस के जैसा होगा, तभी यूनिट ओम हुआ है। ठीक है, यूनिट ओम एंड बिहेवियर इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे I से डिवाइड किया, क्या किया, इस ट्रायंगल में I से डिवाइड किया तो हमको क्या सिमिलर एक और ट्रायंगल मिल जाएगा। I से डिवाइड कर दिया हमने तो इसी के सिमिलर एक हमको ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब वो ट्रायंगल कैसा होगा, देखो तो उस ट्रायंगल में हमने इसको I से डिवाइड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। इसको भी I से, VL को भी I से डिवाइड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, XL में कन्वर्ट हो गया। और इस VS को I से डिवाइड कर दिया, VS को, है ना, VS को I से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, तो Z इक्वल टू VS अपॉन I हो जाएगा, है ना। इस VS को I से डिवाइड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Z में। अब देखो जो साइड है उसको सेम नंबर से डिवाइड किया है हमने, I इज द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू से हमने डिवाइड किया है। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू वोल्टेज ट्रायंगल। ये हमारा वोल्टेज ट्रायंगल है, वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है, इसमें I से डिवाइड कर दिए तो एक सिमिलर ट्रायंगल मिलेगा हमको। ठीक है, और ये ट्रायंगल कहलाएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखो वोल्टेज ट्रायंगल से हमने जो जो लिखा था वही सब इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखो ये जो वोल्टेज ट्रायंगल से हमने जो इक्वेशन लाया था, इस इक्वेशन में भी अगर दोनों तरफ I से डिवाइड कर देते हैं, देखो तो इसको रहने दिया हमने, I से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, VS बाय आई इक्वल टू जेड, VR बाय आई इक्वल टू आर, VL बाय आई इक्वल टू XL। तो Z इक्वल टू क्या हुआ, R प्लस JXL, है ना। Z इक्वल टू क्या हो गया, R प्लस JXL। मैग्नीट्यूड ऑफ Z निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तुम लोग पढ़े हो तो यहां से लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का रूट, मैग्नीट्यूड ऑफ Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का रूट। यहां से भी देख सकते हो, इस ट्रायंगल से भी देख सकते हो। इस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का रूट। वी गॉट द सिमिलर रिलेशन। इसी तरह फाई को लिखना है तो अभी 10 लिखा था, यहाँ कॉस के लिए लिख देते हैं। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या, R बाई जेड, कॉस फाई इक्वल टू R बाई जेड। तो हम फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स R बाई जेड लिख सकते हैं। हमने 10 पे लिखा, इस बार कॉस लिख दिया, चाहो तो आप साइन के लिए भी लिख सकते हो, जिसके लिए आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स R बाई जेड हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं। अब आते हैं हम कि इसी ट्रायंगल के लिए क्या हम पावर लिख सकते हैं क्या। सपोज करो कि इसमें हमने ये जो ट्रायंगल, वोल्टेज का ट्रायंगल था, हमको क्या पता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो ये जो वोल्टेज ट्रायंगल है, इसमें हमने I से डिवाइड किया तो इम्पीडेंस ट्रायंगल मिल गया। अगर इसमें हम I से डिवाइड करने के जगह I से मल्टीप्लाई कर देते, क्या करते, I से डिवाइड करने के जगह क्या करते, I से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमको जो रिजल्ट मिलता वो क्या होता, रिजल्ट मिलता वो हमारा पावर ट्रायंगल होता। दिस इज द वोल्टेज ट्रायंगल, यही हमारा वोल्टेज ट्रायंगल है। इसमें क्या करते हैं, I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इसमें I से मल्टीप्लाई करो, इसमें I से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी I से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी I से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे जो VR में हमने I से मल्टीप्लाई किया वो हमको क्या बताएगा कि रेजिस्टेंस में जो भी पावर का लॉस हो रहा है वो बताएगा। VL में हमने I से मल्टीप्लाई किया तो जो इंडक्टर में जो पावर लॉस हो रहा है, पावर, इंडक्टर में तो कोई पावर कंज्यूम होता नहीं है, तो इंडक्टर में क्या रिएक्टिव पावर होता है ना, तो इंडक्टर में जो रिएक्टिव पावर है वो ये बताएगा, ठीक है। और इस दोनों को कंबाइन करने पे, रिएक्टिव पावर इज द इमेजनरी पावर, है ना, इमेजनरी पावर, ये रियल पावर है। तो इस दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो जो पावर आएगा उसको हम बोलेंगे एपरेंट पावर, ठीक है। तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा वो देखते हैं। चलो इम्पीडेंस ट्रायंगल को भी रहने ही देते हैं, है ना। चलो हमने क्या इसमें डिवाइड किया था I से, तो हमको ये मिला था, तो इसमें एक बार I से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मिल रहा है, तो इसमें I से कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार, I इंटू I। इसमें भी I से कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार, I इंटू I। इसमें भी I से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I इंटू I। तो I स्क्वायर R, ये क्या हो गया, I स्क्वायर R। हमको पता है कि रेजिस्टेंस में पावर लॉस क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। तो ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको रियल पावर बता रहा है, ठीक है। तो यही ट्रायंगल को अगर हम देखें, इसमें I से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये ट्रायंगल मिला। ये ट्रायंगल क्या बनेगा ये हम फाइनली बनाकर देखते हैं। चलो, रेजिस्टेंस का वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस का करंट इज द एक्चुअल पावर लॉस इन द रेजिस्टेंस और रियल पावर, इसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें जो पावर इमेजनरी पावर इसमें जो फ्लो कर रहा है VL इंटू IL, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का करंट, इसका जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं इमेजनरी पावर, और इसको हम डिनोट करते हैं Q से। किससे डिनोट करते हैं, Q से। और इस मिलेगा, और इसमें टोटल वोल्टेज में अगर हम I से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल एपरेंट पावर मिलेगा। अब देखो यहाँ I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो भी तीनों साइड में, तो जो ट्रायंगल मिलेगा वो ट्रायंगल भी सिमिलर होगा और यहाँ पे फेज एंगल क्या होगा हमारा फाई होगा। ठीक है, अब इससे भी सेम चीज सब कुछ वैसा ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स भी लिख सकते हो क्यू बाय पी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। एस इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी प्लस जे क्यू। दिस इज द रियल पावर, दिस इज द इमेजनरी पावर। ठीक है, अब ये जो P है इसको हम क्या बोलते हैं? रियल पावर भी बोलते हैं, एक्टिव पावर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजनरी पावर या रिएक्टिव पावर बोलते हैं। इसको बोलते हैं टोटल एपरेंट पावर। ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं। और कोसाइन ऑफ दिस एंगल है ना, यही हमारा क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे आज हम थोड़ा सा तो यहाँ पे एक चीज और समझेंगे। देखो, ये सर्किट का डिस्कशन तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ये तीन टर्म मैंने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। क्या क्या इंट्रोड्यूस किए हैं? ये इंट्रोड्यूस किया है एपरेंट पावर, ये रियल पावर और ये रिएक्टिव पावर। और कोसाइन ऑफ दिस एंगल है ना, फाई इज द फेज एंगल। अब देखो, अगर जो इम्पीडेंस वाला टर्म है ना, रिएक्टेंस वाला टर्म है, ये रिएक्टेंस अगर जीरो हो जाए, ये रिएक्टेंस जीरो, तो इस रिएक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी जीरो। तो जो भी वोल्टेज होगा वो किसके अक्रॉस? वी आर के अक्रॉस होगा। तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वी आर हो जाएगा। ये आकर इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो फेज एंगल फाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फिर से यहीं पे आ गए हम लोग वी आर और आई में आ गए। अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए, है ना, कौन सा टर्म जीरो हो जाए? ये जीरो हो जाए, तो ये वी एल पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये वी एल पूरा का पूरा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो आई और वी एल के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन देखो, प्योर इंडक्टर तो एंगल 90 डिग्री, प्योर रजिस्टर तो एंगल क्या है? 0 डिग्री। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो एंगल कहाँ होगा? 0 और 90 के बीच में होगा। तो ये जो फाई है ये क्या होगा? फाई जो है वो बड़ा होगा किससे? 0 से, और छोटा होगा किससे? 90 डिग्री से। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट के लिए, रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो अब आते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। एस, पी और क्यू को हम क्या बोलेंगे और कोसाइन ऑफ दिस फेज एंगल फाई को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला लिखते हैं एक्टिव पावर। क्या लिखते हैं? एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। ठीक है, ये क्या है? इट इज द पावर दैट इज कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। इट इज द एक्चुअल पावर that is consumed by the circuit, that is consumed by the circuit। ठीक है, तो सर्किट में जो पावर कंज्यूम होगा वो एक्टिव पावर कहलाएगा। ठीक है, और एक्टिव पावर होगा कितना? ठीक है, एक्टिव पावर कितना होगा? तो हमने यहाँ पे देखा था क्या हो रहा था, ये V इंटू आई हो रहा था। कौन सा V? वी आर इंटू आई। ठीक है, अगर हम इसके टर्म में लिखना चाहें, ये क्या है हमारा? ये है हमारा टोटल वोल्टेज, इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज जो एपियर हो रहा है, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज द एपरेंट पावर। और इसी का कोसाइन कंपोनेंट जो है यही हमारा P होगा। तो P इक्वल टू क्या होगा? V इंटू आई इंटू कॉस फाई। ठीक है, अगर हम सप्लाई वोल्टेज ले रहे हैं तो Vs, तो Vs इंटू आई इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? रियल पावर होगा। इसी का साइन, ये वर्टिकल कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट जो है ये क्या होगा? हमारा रिएक्टिव पावर होगा। तो Vs इंटू आई इंटू साइन फाई, ये हमारा क्या होगा? रिएक्टिव पावर और इमेजनरी पावर। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब इसका हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? इट इज
द प्रोडक्ट ऑफ applied voltage current and cosine of phase angle between voltage and current of phase angle between voltage and current इसके बीच का फेज एंगल का कोसाइन होगा। मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको इट इज डिनोटेड बाय P, कैपिटल P, ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज वॉट, यूनिट इज वाट्स, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या होगा, P इक्वल टू होगा V, यहाँ VS हमने लिखा है तो VS इंटू आई इंटू कॉस फाई, ठीक है, यूनिट क्या, वाट्स, ठीक है, यूनिट क्या होगा, वाट्स होगा। इसी तरह हम रिएक्टिव पावर के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये Q के बारे में भी लिख सकते हैं। चलो इस जगह पे Q के बारे में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं Q के बारे में। रिएक्टिव पावर, ये क्या है, इट इज द इमेजिनरी पावर दैट सर्कुलेट इन द सर्किट, it is the imaginary power that circulate in the circuit, मतलब ये पावर कभी इंडक्टर में स्टोर होगा, फिर सप्लाई में चला जाएगा, फिर इंडक्टर में स्टोर होगा, फिर सप्लाई में चला जाएगा। तो ये पावर क्या हो रहा है, सर्किट में सर्कुलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इन द सर्किट, ठीक है। इट इज द इमेजिनरी पावर दैट सर्कुलेट इन द सर्किट बट नॉट कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, ठीक है। जैसे ये हमने प्रोडक्ट के टर्म में लिखा है, इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट करंट वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का साइन होगा, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, Q से, इट इज डिनोटेड बाय Q, ठीक है। इट्स यूनिट इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर, और कैसा पावर, ये रिएक्टिव पावर है तो रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव का भार, ये सर्किट पे भार है ना, सिर्फ लोड है, इससे कुछ होना जाना है नहीं, है ना, सर्किट पे भार की तरह है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू VS IS साइन ऑफ फाई, ठीक है। अब बच गया हमारा एपरेंट पावर, अब क्या बच गया हमारा, टोटल एपरेंट पावर S। तो एपरेंट पावर लिखते हैं, ठीक है,
तो क्या है ये एपरेंट पावर, एपरेंट पावर इट इज द टोटल पावर that flow in the circuit, flow in the circuit, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट होगा, तो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होगा, वोल्टेज एंड करंट, करंट। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट इज इसका यूनिट क्या होगा, तो वोल्टेज का वोल्ट और करंट का एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। VA किससे डिनोट करेंगे, VA से। तो S इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे VS हम लिए हैं तो VS इंटू आई वोल्ट एम्पियर, VS इंटू आई वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब एक टर्म बच जाता है पावर फैक्टर, अच्छा अब यहाँ पे देखो वोल्ट एम्पियर में क्या है, VA है, और इसमें अगर हम कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, एक्टिव पावर बन जाता है। तो इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos फाई, तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिव पावर बन जाएगा। एपरेंट पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस फैक्टर को हम बोलेंगे पावर फैक्टर, ठीक है। द फैक्टर multiplied with apparent power gives active power, is called पावर फैक्टर। ठीक है, ये होता क्या है, ये होता है कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ठीक है। तो पावर फैक्टर को शॉर्ट में हम PF से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू क्या होगा, cos ऑफ फाई। इसका वैल्यू क्या होगा, cos ऑफ फाई, ठीक है। cos फाई तुम्हारा लैगिंग भी हो सकता है, cos फाई तुम्हारा लीडिंग भी हो सकता है ना। अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो फाई नेगेटिव आएगा, लेकिन cos फाई उसका क्या होगा, cos ऑफ माइनस फाई इज cos फाई, ठीक है। तो वहां पे हमको पता नहीं चल पाएगा पावर फैक्टर से कि हमारा सर्किट लैगिंग है या लीडिंग है, तो हमको लिखना पड़ेगा इसके ब्रैकेट में कि ये लैगिंग है या लीडिंग। cos फाई 0.8 लैगिंग मतलब लोड कैसा है, RL है। cos फाई 0.5 लीडिंग मतलब लोड कैसा है, R के साथ रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग RC सर्किट देखेंगे। क्या देखेंगे, RC सर्किट। आज क्लास यहीं छोड़ रहा है। थैंक यू।